हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के रासायनिक बलगतकी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, है ना, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक ना। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान देंगे सभी लोग। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करती है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करती है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करती है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे एथिल एसीटेट लिखा गया है ना। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम एसीटेट और एथिल एल्कोहल मिलेगा ना, सोडियम एसीटेट और एथिल एल्कोहल। तो इस अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इस अभिक्रिया का जो अभिकारक एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रासायनिक अभिक्रिया की कोटि इन दोनों अभिकारकों पर निर्भर करेगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि R = K, एथिल एसीटेट की सांद्रता का पावर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता का पावर 1, यानी कि दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा। तो इनका घात कितना हुआ? 1 और इसका भी घात 1, तो दोनों का योग कितने के बराबर होगा? 2 के, यानी यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि बच्चों? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O ना, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग तोड़ते हैं तो N2 नाइट्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में टूट जाता है ना। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है। तो अगर हम इसके दर की बात करें या इसका वेग नियम लिखें तो R = K N2O ना, नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता का पावर कितना? 2, यानी कि ये द्वितीय घात, नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करती है अभिक्रिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक ना। इसकी भी कोटि क्या होगी? 2 होगी, ठीक ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करे, अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है? अभिकारक N2O नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता का घात कितना लिखा है? 2। तो अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करेगी, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग की बात करें तो वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमने क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि की अगर हम बात करें, है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में वेग का जो मात्रक होगा, चाहे वो अभिक्रिया 0 कोटि की हो, शून्य कोटि की, या प्रथम कोटि की, या द्वितीय कोटि की, या तृतीय कोटि की, अभिक्रिया अगर होगी तो उस कंडीशन में उसके वेग का मात्रक जो होगा, अभिक्रिया के वेग का मात्रक सबका एक ही होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक ना। लेकिन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये तो इसके वेग का मात्रक हो गया, लेकिन वेग स्थिरांक का मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, मोल प्रति लीटर के पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, इससे हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके वेग का मात्रक क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वेग स्थिरांक के मात्रक की बात करें तो मोल प्रति लीटर के पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स से ज्ञात किया जाता है। अब कैसे ज्ञात करेंगे जरा देखिए, तो मोल प्रति लीटर के पावर 1 - 2, 2 कहां से आ गया? n की वैल्यू इसमें 2 है, ठीक ना। ये 2 आया कहां से? क्योंकि हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग इसके मात्रक की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ना, ठीक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के मात्रक को अगर हमको निकालना है तो n की वैल्यू कितना रखेंगे? 2। देखिए, मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स हो गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मोल प्रति लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब जरा देखिए, मोल प्रति लीटर के पावर -1 है ना, तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे ना, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक होगा, ठीक है। लीटर मोल इनवर्स
सेकेंड इनवर्स द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, समाकलित वेग ना। समाकलित वेग क्या होता है, देखिए हमने मान लिया कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो ए अभिकारक हैं, ए प्लस ए ना, दो ए अभिकारक हैं जो उत्पाद बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में दोनों ए पदार्थ, देखिए लिखा भी गया है ना कि दोनों पदार्थ क्या है, ए है। ठीक है, जिनकी प्रारंभिक सांद्रता जो है स्मॉल ए है ना, जिनकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, स्मॉल ए है। लेकिन कुछ समय के बाद ये सांद्रता घटकर बोल रहा है कि ए माइनस एक्स हो जाती है, ए माइनस एक्स हो जाती है। कैसे हो जाती है जरा देखते हैं। देखिएगा, ए प्लस ए ये अभिकारक है जो उत्पाद बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं, उत्पाद। तो T इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है, इसकी भी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है, तो उत्पाद का मान क्या होगा, 0। क्यों उत्पाद का मान 0 होगा बच्चों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण अभी नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में अभिकारक की जितनी सांद्रता ली रहेगी वो पूरी सांद्रता होगी। ठीक है, तो ए की सांद्रता स्मॉल ए और दूसरे वाला जो ए पदार्थ है उसकी भी सांद्रता स्मॉल ए है, तो उत्पाद का मान कितना होगा, 0। T इक्वल टू टी डैश टाइम पे मान लेते हैं कि एक टी डैश समय बीत गया और उससे प्रारंभिक सांद्रता जो भी ए पदार्थ है इनकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए से एक्स मोल खर्च हो गए, तो ए माइनस एक्स बचेगा, ये भी ए माइनस एक्स बचेगा, और मान लेते हैं उत्पाद बनेगा कितना, 2x। ठीक है, तो वेग नियम से हम लिख सकते हैं बच्चों dx अपॉन dt इक्वल टू के ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब x वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, के dt। ठीक ना, अब आपको करना क्या है, दोनों पक्षों का समाकलन। देखिए तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन का साइन लगाएंगे 0 टू x, 0 टू x इसकी लिमिट है। यहां पे क्या होगा, dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, कांस्टेंट वैल्यू है के तो बाहर हमने लिख दिया। dt का समाकलन की लिमिट लेंगे 0 टू t और dt ये ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों। देखो नीचे क्या है, होल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगा ना, तो a माइनस एक्स का पावर -2 dx हो गया इज इक्वल टू के dt का समाकलन t हो गया और समाकलन स्थिरांक c हो गया। ठीक ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि x के पावर n अगर हम लोग इसका समाकलन करते हैं, ठीक ना, x के पावर n, जरा देखेंगे सभी लोग इधर, यदि मान लेते हैं कि x के पावर n का हम लोगों को समाकलन करना है तो फार्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले से हम लोग समाकलन निकालते हैं। ठीक ना, देखिए a माइनस एक्स का पावर -2 है तो हम लोग +1 कर देंगे बटा में -2 प्लस 1। अब देखिए नीचे माइनस साइन आता है तो हम लोग -1 से गुणा कर देते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, kt प्लस सी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी a माइनस एक्स का पावर -1। देखिए -2 में से +1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और नीचे -2 प्लस 1 है तो ये -1 होगा, और -1 कितना हो जाएगा, +1, और +1 का मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, यानी a माइनस एक्स का पावर -1। इधर होगा kt प्लस सी। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, इसको हम लोग बटा में लिख देंगे तो 1 अपान a माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपान a माइनस एक्स kt प्लस सी। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। कितना मान लिया, समीकरण 1। अब एक तुलना करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, t इक्वल टू 0 टाइम पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, t इक्वल टू 0 टाइम पे x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। ठीक ना, तो उस कंडीशन में जरा ध्यान देंगे, t और x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं ना, समीकरण 1 में रखिए, देखिए क्या होगा, 1 अपान a माइनस एक्स के जगह पे हमने कितना रख दिया, 0, और इज इक्वल टू के, t के जगह पे भी हमने कितना रख दिया, 0, प्लस क्या, c। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान a। कितना आएगा, 1 अपान a। अब जरा ध्यान दीजिएगा, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये जो c का मान आया है इसका मान फिर से समीकरण 1 में रखिए तो समीकरण 1 क्या है, 1 अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू, बताइए, kt प्लस, जहां पे c था वहां पे हमने रख दिया
1 अपॉन ए, कितना रख दिया 1 अपॉन ए। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों, 1 अपॉन ए को उधर अगर हम लोग करें तो अगर इधर ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम देखिए केटी को पहले लिख लेते हैं ना, केटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ये वाला है, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, अब जरा देखिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम होगा ए ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, और यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा ए माइनस एक्स। अब ब्रैकेट ये वाला हटाएंगे तो ए माइनस ए प्लस, देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो है वही लिख दीजिए ए माइनस एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां से एक वैल्यू कट जाएगी ना, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में केवल ऊपर x बचेगा ना। तो यहां से देखिए t को हम इधर लिख दिए k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी x अपॉन ए माइनस एक्स। ये होता है आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग। ठीक ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग एक बार फिर से देख लेंगे बच्चों। देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक समान है ना, ए और ए, जो उत्पाद बना रहे हैं। प्रारंभ में इनकी सांद्रता स्मॉल ए लिया गया है, टी इक्वल टू टी डैश टाइम पे इसमें से x और इसमें से भी x खर्च हो रहा है, तो कितनी सांद्रता बचेगी a माइनस एक्स और ये भी a माइनस एक्स। तो वेग नियम लगा देंगे बच्चों, dx अपॉन dt इक्वल टू k, a माइनस एक्स जो है दो बार है ना तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया दोनों अभिकारकों पर, अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर करेगी, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए x वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और dt इधर चला गया तो ये हो गया k dt। दोनों पक्षों का आप क्या कर देंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो लिमिट 0 टू x होगी, यहाँ t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो 0 टू t। dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू k कांस्टेंट था बाहर लिख दिया हमने। यहाँ पे dt की बात करेंगे, dt का समाकलन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यदि हम a माइनस एक्स को ऊपर लिखें तो पावर इसका माइनस में हो जाएगा ना, a माइनस एक्स का पावर माइनस 2 dx हो जाएगा, और ये क्या k dt का समाकलन t होगा, और समाकलन स्थिरांक हमने क्या रख दिया c रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए किसी के पावर, यदि x के पावर कितना है n, तो फार्मूला होता है समाकलन का x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूले पे इस पे रखेंगे बच्चों। देखिए और माइनस में वैल्यू होगी तो हम लोग माइनस 1 से गुणा कर देते हैं ना, a माइनस एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, देखिए माइनस में वैल्यू है तो माइनस 1 से हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1 है तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, और ये सब पट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कैसे, माइनस 2 है प्लस 1 है तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का गुणा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। ठीक ना, और इधर होगा के टी प्लस सी। अब देखिए a माइनस एक्स का पावर माइनस 1 है, इसको बटा में लिखेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स लिखेंगे, और ये के टी प्लस सी, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे आपको तुलना करना है कि t इक्वल टू 0 टाइम पे x की वैल्यू 0 बनी थी ना, तो यहाँ पे देख लीजिएगा जहां पे x है उसका मान 0 रखेंगे, जहां पे t है उसका मान भी 0 रखेंगे। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स के जगह पे कितना रख दिया 0, के t के जगह पे 0 रख दिया, और यहाँ पे प्लस c। ठीक ना, तो c का मान निकल गया 1 अपॉन a। ठीक ना, 1 अपॉन ए। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बच्चों c का मान हम लोग ये जो c का मान निकाले है ना, फिर से समीकरण 1 में रखेंगे तो जहां पे c है वहां पे 1 अपॉन ए रख देंगे, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए। अब इसको इधर कर देंगे, देखिए के टी को हमने पहले लिख दिया ना, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स, और a माइनस एक्स की तरफ अगर 1 अपॉन ए जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन ए। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना a माइनस एक्स, और ऊपर वैल्यू आएगी a माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स। अब इसको ब्रैकेट को हटा के सॉल्व करेंगे तो a होगा माइनस a होगा, और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। ठीक ना, तो a से a वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए t को हम इधर करके लिखते हैं बच्चों, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t, ऊपर केवल x बचा ना, x अपॉन a माइनस एक्स। तो ये होता है आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग। ठीक है, अब इसके आगे आने वाले वीडियो में बच्चों हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के
अर्धायुकाल को हम लोगों को पढ़ना है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण को पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।